आपके साथ शिवालिका और आप देख रहे हैं बंसल न्यूज की खास पेशकश मार्गदर्शन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भी अपने करियर को लेकर कंफ्यूज हैं या अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये प्लेटफॉर्म, ये कार्यक्रम आपके लिए है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम मार्गदर्शन में एक्सपर्ट्स आपका मार्गदर्शन करते हैं और बनते हैं आपका लक्ष्य हासिल करने में आपके मददगार। हमारे इस खास कार्यक्रम में हम आपको उन लोगों से रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं, छात्रों के मन में उठने वाले हर सवाल का वो जवाब देते हैं, साथ ही शिक्षा के स्तर को कैसे बेहतर बनाया जा सके इस ओर लगातार कोशिश कर रहे हैं। मार्गदर्शन की आज की इस खास पेशकश में हमारे साथ सेमरी नर्मदापुरम से मौजूद हैं ब्रिजनेश साहू, जो साहू कोचिंग क्लासेस के डायरेक्टर हैं। साथ ही माही ठाकुर भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कोचिंग क्लासेस की स्टूडेंट है। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है मार्गदर्शन में। चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। ब्रिजनेश जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी साहू कोचिंग क्लासेस के बारे में। मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को बताएं कितने सालों से कोचिंग क्लासेस संचालित किए जाते हैं, कौन सी क्लास के बच्चे आपके यहाँ पढ़ते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पढ़ाए जाते हैं, सारी जानकारी दर्शकों को दीजिएगा। सबसे पहले तो मैं बंसल ग्रुप को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो इस तरीके का कार्यक्रम बनाते हैं। बच्चों का उत्साह होता है और बच्चों को सही मार्गदर्शन मिलता है। जैसा कि ये कार्यक्रम का नाम ही है मार्गदर्शन यानी गाइडेंस, तो बच्चों को सही गाइडेंस मिले, इस तरीके का कार्यक्रम बंसल ग्रुप ने बनाया। इसके लिए बंसल ग्रुप धन्यवाद का पात्र है। मेरे बारे में बात करूं मैम, तो मैंने एमएससी मैथ से करने के बाद ही पढ़ाने का कार्य चालू कर दिया था। जिस क्लास में मैं पढ़ता था उसके बच्चों को मैं पढ़ाता था, तो मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद मैं इसी के लिए बना हूँ, मैं बहुत अच्छे से बच्चों को समझा सकता हूँ। तो विगत लगभग 22 साल हो गए मुझे इस क्षेत्र में, और मैं 9th क्लास से लेके बीएससी फाइनल तक की कोचिंग लेता हूँ। और 9 से 12 तक का मेरा बेसिक होता है कि मैं बहुत ज़्यादा बच्चे उसमें रहते हैं, क्योंकि कॉलेज लेवल के बच्चे थोड़े कम होते हैं। तो 9 से 12 तक मैं सारे सब्जेक्ट लेता हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स मेरा मेन सब्जेक्ट होता है मैम। जी ब्रिजनेश जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात कर लेते हैं हम माही से। माही, आप इस कोचिंग क्लासेस में पढ़ती हैं, कितने साल से आप पढ़ रही हैं, कौन सी क्लास में आप पढ़ रही हैं और क्या आपको आपकी कोचिंग के बारे में अच्छा लगता है? मैम, मैं 10th क्लास से इस कोचिंग से जुड़ी हुई हूँ और मैं अभी 12th क्लास में पढ़ रही हूँ। और मैम, सर तो बहुत अच्छे से समझाते हैं, बिल्कुल मतलब कि ईज़िली समझाते हैं और बहुत ही अच्छी मेथड से समझाते हैं। फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ सब अच्छे समझाते हैं। और जब मैं इनके पास 10th में आई थी तो मुझे डर लग रहा था कि मैं मैथ्स लूँ कि नहीं लूँ, लेकिन जब मैं सर से 10th की कोचिंग ली, मैथ की कोचिंग ली, तो मुझे लगा कि शायद मैं मैथ में अच्छा कर पाऊँगी, क्योंकि सर इतना अच्छा ही पढ़ाते हैं। और ये कोचिंग बहुत बेस्ट है हमारे लिए सेमरी हचन की। जी माही, बिल्कुल आपकी चेहरे की मुस्कान से हम बिल्कुल देख सकते हैं कि आप कितनी खुश हैं साहू कोचिंग क्लासेस में। ब्रिजनेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक क्लास में अलग अलग तरह के बच्चे पढ़ते हैं, जिस तरह से आपने कहा कि 9th से लेके बीएससी लेवल तक बच्चे आपके यहाँ पढ़ते हैं। हर क्लास में अलग अलग कैपेसिटी के बच्चे होते हैं, कोई एकेडमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, कोई एकेडमिकली काफ़ी कमज़ोर होता है। तो ऐसे बच्चों पर आप कैसे मेहनत करते हैं, क्योंकि कई बार बच्चे डाउट्स पूछना चाहते हैं लेकिन घबरा जाते हैं? जैसा कि मैम मैंने आपको बताया कि मैं टीचिंग के लिए बना हूँ, ऐसा मुझे लगा। तो मुझे शायद मेरा 6th सेंथ है, जैसे मैंने रेकी का कोर्स भी किया हुआ है, तो बहुत तेज़ काम करता है। फेस रीडिंग में बहुत अच्छे से कर लेता हूँ, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं बच्चे को परख लेता हूँ कि इस बच्चे का डाउट कहाँ से है। मैं उससे को पूछने से पहले ही लगभग 90% टाइम तो बोल देता हूँ कि आपको यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है, और मैं बच्चों को समझा देता हूँ। उसके बाद हमारा जो कोचिंग है वो कोचिंग नहीं होकर एक घर टाइप का माहौल है। मुझे मैक्सिमम बच्चे भैया करके बोलते हैं, और भैया इसलिए मैं कहना भी पसंद करवाता हूँ ताकि उनको कोई डाउट ना हो, वो डरे ना। जैसे बड़ा भाई होता है, उससे छोटे भाई बहन जो हैं वो बहुत अच्छे से पूछ सकते हैं। तो इसी तरीके से मेरी वाइफ को भाभी बोलते हैं और मम्मी पापा को माँ और पिताजी बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने एक घर टाइप का माहौल है, ताकि कितना भी कमज़ोर वीक बच्चा हो, जो शर्माता हो, वो मेरे पास कोचिंग में आके बोलने लगता है और बहुत अच्छे से अपने डाउट क्लियर करने लगता है। बिल्कुल ब्रिजनेश जी, ये एक फ्रेंडली माहौल, एक फैमिलियर माहौल होना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कई बार कुछ बच्चे मुखर होकर अपनी बात रख देते हैं, लेकिन कई बार ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी कैपेसिटी तो काफ़ी है, जो पढ़ाई में तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में जो डाउट्स होते हैं, उनकी जो परेशानियाँ होती हैं, वो बोल नहीं पाते हैं। ऐसे में एक अच्छा एनवायरनमेंट होना
बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब ब्रिजेश जी, मैं बात करना चाहूँगी डॉट सॉल्विंग सेशन के बारे में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो अकेडमिकली कमज़ोर बच्चे हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं, किसी सब्जेक्ट में वो पीछे रह जाते हैं, तो उनकी कमज़ोर कड़ी पर आप किस तरह से काम करते हैं? मैम, कमज़ोर कड़ी के लिए मैं बच्चों को अलग से बुलाता हूँ। मैंने जैसे आपको बताया कि माइंड रीडिंग मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ, निमोनेटिक्स ट्रिक्स भी मैंने सीखी हुई है। तो कुछ जो कठिन सब्जेक्ट होते हैं उनको मैं विजुलाइज करके उनको मैं सिखाता हूँ। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लें कि आपका बॉटनिकल नेम्स थोड़े से कठिन होते हैं। जैसे टमाटर का नाम है लाइकोपर्सिकम एस्कुलेटम। अब ये बच्चों को याद करने में बहुत कठिन होता है, कुछ फार्मूले होते हैं याद करने में कठिन होते हैं। तो मैं एक ट्रिक्स बताता हूँ कि जैसे आप विजुअल करो कि आपके यहाँ बहुत सारे टमाटर आए हैं, आपने उनको बुलाया है डिनर पर और वो बैठे हुए हैं, और आप उनके हाथ पैर देखें तो बच्चे उसको इमेज करते हैं। और मैं बताता हूँ कि आपने देखो उनको थोड़ा सा लाई परसा है, लाई को कम कम परसा है, तो टमाटर नाराज हो जाते हैं और वो आपसे कहते हैं इसको ले लो तुम। तो ये नाम निकलता है लाइकोपर्सिकम एस्कुलेटम। तो बच्चे इस तरीके से याद कर लेते हैं। तो जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको इस ट्रिक से भी मैं याद करवाता हूँ और वो बच्चा आसानी से सीख जाता है। बहुत ही अच्छी बात कही ब्रिजनेश जी आपने, क्योंकि कई बार ऐसी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स की ज़रूरत अक्सर स्टूडेंट्स को पड़ती है, क्योंकि कई सारी ऐसी टर्म्स होती है, स्पेशली हम फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें जो टर्म्स होती है उसे याद करना काफ़ी मुश्किल कुछ बच्चों के लिए हो जाता है। और जब इस तरह से टिप्स और ट्रिक्स को आसान बना दिया जाता है और बच्चों को बताया जाता है तो वो आसानी से पढ़ पाते हैं और इसे विजुअलाइज करके याद रख पाते हैं। माही, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी पसंदीदा टेक्निक्स कौन सी हैं और कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, और आपके इंस्टीट्यूट में कैसा माहौल आपको मिलता है? मैम, मुझे मेरे इंस्टीट्यूट में एक घर जैसा माहौल मिलता है। जैसे कि सर ने बताया कि हम उनसे भैया बोलते हैं और दादा दादी बोलते हैं उनके माता पिता से। और मैम, मुझे सबसे अच्छा सब्जेक्ट मैथ्स लगता है, क्योंकि सर रहता हूँ मैथ्स को इतनी अच्छी ट्रिकी करके सॉल्व करवाते हैं, एक ट्रिक से सॉल्व करवाते हैं, ईजी पड़ जाता है। फॉर्मूले भी ट्रिक से याद करवाते हैं तो हमको बहुत ईजी पड़ जाता है और याद करने में ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हो पाती है, और माहौल भी पूरा घर जैसा ही है। जी माही, बिल्कुल। जब हम जैसे स्टूडेंट्स को, जैसे आप हैं अभी 10th स्टैंडर्ड से निकली हैं, तो एक अच्छा माहौल मिलने पर हम जो बच्चे होते हैं वो आसानी से पढ़ पाते हैं, आसानी से एग्ज़ाम्स पे फोकस कर पाते हैं। जब बात एग्ज़ाम्स की करते हैं ब्रिजनेश जी, तो बच्चों के मन में हमेशा से एग्ज़ाम्स का डर होता है, चाहे वो 5th स्टैंडर्ड के बच्चे हों या 10th स्टैंडर्ड के या 12th स्टैंडर्ड के। हर बच्चे के मन में एग्ज़ाम का डर तो वो होता ही है। तो ऐसे में साहू कोचिंग क्लासेस बच्चों के एग्ज़ाम के डर को कैसे दूर करता है और एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस कैसे करवाते हैं आप? मैम, एग्ज़ाम के टाइम पे कोई विशेष ऐसा नहीं रहता, मैं शुरू से ऐसी तैयारी कराते जाता और बच्चों के मन में जो एग्ज़ाम फोबिया है उसे दूर कर देता हूँ। शुरू से ही जो तैयारी होती है उस बच्चे धीरे 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 आगे बढ़ते हैं। उनको मार्गदर्शन, जैसे आपके कार्यक्रम का नाम है, इसी तरीके से मैं उनको गाइडेंस करते जाता हूँ और बच्चे सीखते जाते हैं। तो एग्ज़ाम आते तक उनके मन में इतना कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हम किसी भी वक्त एग्ज़ाम दे सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा डर तो रहता है क्योंकि फाइनल है, लेकिन उनको इस तरीके से मैं मोटिवेट करता हूँ कि बच्चे बहुत इजीली तैयार हो जाते हैं और डरते नहीं हैं, आसानी से अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं। क्या ब्रिजेश जी आप टेस्ट सीरीज़ जैसी चीज़ें भी चलाते हैं, क्योंकि अक्सर जब बच्चों को प्रैक्टिस टेस्ट करवाए जाते हैं तो आसानी से वो लोग बोर्ड्स जैसे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं? जी बिल्कुल मैम, हर संडे हमारा टेस्ट होता है और जिसमें नीचे एक मोटिवेशनल सेंटेंस भी हम लिखते हैं ताकि बच्चे उससे प्रभावित हों। कुछ बच्चे जो हफ्ते भर हम पढ़ते हैं उसमें ऐसी बातें होती है, कुछ बच्चे कहते हैं इस विषय पर डर लग रहा, ऐसा लग रहा, तो उसी से रिलेटेड हम मोटिवेशनल उसमें सेंटेंस भी लिखते हैं और हर एक सब्जेक्ट का हम हर हफ्ते टेस्ट लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है ब्रिजनेश जी, क्योंकि जब हर हफ्ते टेस्ट होता है तो बच्चों को समझ में आता है कि किस चैप्टर से उनको उनके कितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, और जब शुरुआत से ही बेसिक्स क्लियर होते जाते हैं तो बच्चों को आगे जाके एग्ज़ाम्स में भी आसानी होती है। माही, मैं आपसे जानना चाहूँगी आप अपने एग्ज़ाम्स के लिए कैसे प्रिपरेशन करती है और साहू कोचिंग क्लासेस आपको कैसे हेल्प करता है? मैम, मैं अपनी प्रिपरेशन एक रणनीति के रूप में करती हूँ, टाइम टेबल पूरा सेट करती हूँ और अपने जो वीक में जितने भी डे हैं उनका एक टाइम टेबल मैनेजमेंट करती हूँ कि मुझे इस दिन ये वाला टॉपिक पढ़ना है, और मैं रात को सोते समय से पहले ही अगले दिन की तैयारी कर लेती हूँ कि आज मुझे ये कंप्लीट ही करना है, और मैं दृढ़ संकल्प से उसको पूरा ही करके सोती हूँ। और मुझे कभी कभी डाउट रहता है कि सर मुझे ये सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, मैं क्या करूँ, तो मैं सर से सलाह लेती हूँ कि सर मैं क्या करूँ ऐसा। तो सर बोलते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीज़न करें, क्योंकि रिवीज़न इज़
इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एजुकेशन। तो मैम रिवीजन भी करती हूँ और रिवीजन अच्छा है पढ़ाई के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने माही, क्योंकि जब हम रिवीजन करते रहते हैं तो वो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में फिट हो जाता है। फिर एग्ज़ाम्स हो चाहे एग्ज़ाम्स ना हो, वो जो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में है वो हमेशा के लिए वैसा ही बन जाता है। बहुत ज़रूरी बात कही आपने कि एक छोटी छोटी गोल सेट करके जब हम चलते हैं, जो भी स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं उनके लिए भी ये बेहद ज़रूरी टिप है कि आप छोटे छोटे गोल सेट करिए अपने एग्ज़ाम्स के लिए। एक रात पहले पूरा सिलेबस लेकर बैठने से बेहतर है कि आप शुरुआत से ही फोकस करें, अपने डाउट सॉल्विंग सेशंस लें, अपने टीचर्स से डाउट्स पूछें, कोई भी सवाल आपके मन में हो तो बिल्कुल पूछें। ब्रिजनेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह से डिजिटल और टेक्नोलॉजी का ज़माना आ चुका है और टेक्नोलॉजी पर निर्भर अब बच्चे होते जा रहे हैं, क्या आपकी क्लासेस में भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ऑनलाइन क्लासेस या यूट्यूब स्ट्रीमिंग की तरह? जी मैम, मेरा यूट्यूब चैनल भी था और ये कोविड के समय मैंने ऑनलाइन पढ़ाई भी कराई थी और बच्चों को मैं इस विषय में नॉलेज भी देते जाता हूँ। जैसे कि कोई कॉन्सेप्ट है उसको यूट्यूब पे दिखा दिया पहले अपन ने, उसके बाद और क्लियर कर दिया, इस तरीके से भी होता है। दूसरा मैम, ये आजकल जो फ्रॉड चल रहे हैं, ऑनलाइन फ्रॉड, इन सब की भी जानकारी देते हैं। डिजिटल अरेस्टिंग क्या है, ये कैसे होती है, ये बच्चों को समझाते जाते हैं ताकि हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे ज़्यादा आते हैं तो वो जागरूक बने और अपने गांव में भी जाकर लोगों को बताएं किस तरीके से फ्रॉड कैसे चल रहे हैं, तो इससे कैसे बचा जाए। तो ये टेक्नोलॉजी का एक तो दुरुपयोग भी है, लेकिन इसका उपयोग भी बहुत ज़रूरी है मैम, जिसके ज़रिए हम दूर बैठे बच्चों को बहुत आसानी से सिखा सकते हैं कोई भी चीज़, तो हम उनको ये सब सिखाते हैं मैम। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है ब्रिजनेश जी, क्योंकि जिस तरह से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है उसका सही इस्तेमाल तो हो ही रहा है, लेकिन उतना ही उसका गलत इस्तेमाल भी हो रहा है। और बच्चों की ऐसी छोटी एज में जब उनको ये सारी चीज़ों से अवेयर करवाया जाता है, एक डिजिटल अवेयरनेस या एक डिजिटल एजुकेशन जिसे हम कहें, जो साहू कोचिंग क्लासेस बहुत बेहतर तरीके से इसमें अपनी भूमिका निभा रहा है, क्योंकि जब एक बच्चा पढ़ता है तो वो जाकर अपनी फैमिली को भी बताएगा कि इस तरह के फ्रॉड होते हैं। और स्पेशली आपने जब कहा कि ग्रामीण इलाकों में जिन लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होती है, उन्हें ये बात बताना, उनको इस बारे में जागरूक करना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत अच्छी भी पहल है। ब्रिजनेश जी, अब मैं बात करना चाहूँगी टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट एक बच्चे के जीवन में बहुत ही ज़रूरी स्किल होती है। जब वो स्कूल कॉलेज के टाइम से इसे सीखता है तब जाकर अपने जीवन में भी उसे वो आचरण में ला पाता है। टाइम मैनेजमेंट आप कैसे सिखाते हैं बच्चों को? मैम, टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं खुद अपना ही एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरा टाइम मैनेजमेंट जो होता है, मैं सुबह 4:30 बजे उठ जाता हूँ। उसके बाद से मेरी जो दिनचर्या चालू हो जाती है कि मैं 1 घंटे एक्सरसाइज करना, उसके बाद तुरंत कोचिंग लेना, नहाने के बाद कोचिंग लेना अपना, और कोचिंग के बाद जो बच्चों को बताता हूँ किस तरीके से आप टाइम सेट कीजिए अपने पढ़ने का भी। एक्सरसाइज भी आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ताकि आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और परीक्षा के समय आपको किसी तरीके से कोई भी तकलीफ नहीं आएगी। तो इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट तो जीवन में अगर आगे बढ़ना है, यदि आपको जीवन में सफलता हासिल करना है तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। और यदि हम टाइम को लेकर चलते हैं तो आसानी से अपने गोल को पूरा कर लेते हैं। तो इस तरीके से बच्चों को समझाते मैडम, बीच बीच में जानकारी भी देते जाते हैं। अगर कोई बच्चा हमको दिखता है कि ये गड़बड़ कर रहा है तो उसको मैं खुद टाइम टेबल बना कर देता हूँ कि आप इस तरीके से अगर पढ़ाई करेंगे, क्योंकि आपकी क्षमता इस तरीके से है, तो आप आसानी से सक्सेस हो जाएंगे और बच्चा उसको फॉलो करता है। ब्रिजनेश जी, आप लंबे समय से एजुकेशन सेक्टर में एज ए टीचर काम कर रहे हैं, एज ए कोचिंग डायरेक्टर आप काम कर रहे हैं, तो काफ़ी अनुभव आपका रहा है। ऐसे में एक आइडियल जो बच्चा होता है 10th या 12th स्टैंडर्ड का या किसी भी क्लास का समझे, तो उसे कितनी देर तक पढ़ाई करनी चाहिए? उसके लिए कुछ टिप्स दीजिए कि किस तरह वो अपना टाइम टेबल बनाए कि उस पर प्रेशर भी ना पड़े लेकिन वो पढ़ाई भी अच्छे से कर पाए। मैम, यदि बच्चा चाहता है कि मैं दोपहर में पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो उसको दोपहर के समय ही पढ़ना चाहिए। यदि किसी बच्चे को लगता है कि मैं देर रात तक पढ़ाई करूं तो उसे देर रात तक पढ़ना चाहिए, क्योंकि बच्चों की अपनी अपनी क्षमता होती है कि किस समय वो बहुत अच्छे से पढ़ सकता है। मैंने देखा है कुछ माँ बाप प्रेशराइज करते हैं बच्चों को कि सुबह उठ जाओ। अब सुबह उठने के बाद उसको बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है तो वो याद नहीं कर पाएगा। तो उसको जिस टाइम पर अच्छा लगता है उस टाइम पर अगर आप पढ़ने देंगे आसानी से तो वो बहुत इजीली याद करेगा और अपने सब्जेक्ट को क्लियर कर लेगा। तो इस तरीके से मैडम मैं टिप्स देना चाहता हूँ। पेरेंट्स से भी ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे को पहचानें, आपके पास बहुत समय तक रहता है, उसकी एबिलिटी को समझें कि वो किस समय पढ़ सकता है, किस समय चीज़ों को सीख सकता है। तो इस तरीके से आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने ब्रिजनेश जी, ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे की स्ट्रेंथ को पहचानना कि वो किस समय सबसे ज़्यादा कैपेसिटी से पढ़ाई कर सकता है, क्योंकि कई बच्चे होते हैं जो नाइट आउल होते हैं,
कुछ लोग मॉर्निंग पर्सन होते हैं, लेकिन अक्सर उन्हें फोर्स किया जाता है कि आप सुबह उठकर पढ़िए, लेकिन आलस और नींद के चक्कर में वो पढ़ाई भी रह जाती है और टाइम भी वेस्ट हो जाता है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आपके लिए कौन सा सबसे ज़्यादा सूटेबल टाइम है, ये स्टूडेंट खुद पहचाने, साथ ही पेरेंट्स भी उस टाइम पर उसको सपोर्ट करें, उस पर फोकस करें। माही, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ज़्यादातर एक स्टूडेंट का वक्त उसकी कोचिंग क्लासेस में, स्कूल कॉलेज में बीत जाता है। ऐसे में आप कैसे अपना टाइम मैनेज करती हैं और कैसे किस किस सब्जेक्ट को कितना समय देकर पढ़ती हैं? मैम मैं अपनी कोचिंग कंप्लीट करके वहीं से स्कूल चली जाती हूँ और 5 बजे शाम को मैं आती हूँ। तो अपना 6-7 तक अपना नाइट का डिनर करके और मैं अपना पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। सबसे पहले तो मैं अपना होमवर्क करती हूँ, तो वो मेरा 8 बजे तक हो जाता है। फिर मैं आधे घंटे सब सब्जेक्ट को देती हूँ, जैसे कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, हिंदी। इंग्लिश हिंदी को मैं सुबह मॉर्निंग में पढ़ती हूँ और रात में फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ पढ़ती हूँ। तो मैम ये मेरा अच्छे से कवर हो जाता है, क्योंकि मैं ये 5 घंटे अपना रिवीज़न करती हूँ, जो भी मुझे कोचिंग में पढ़ाया और जो भी मुझे स्कूल में पढ़ाया। क्योंकि रिवीज़न मैं ज़्यादा रिवीज़न करती हूँ और जो भी सर बताते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है, ये आएगा, ये इम्पोर्टेंट है, ये आएगा, तो मैं उसका ज़्यादा रिवीज़न करती हूँ, ज़्यादा अभ्यास करती हूँ, उसके लेवल के क्वेश्चन सेट करती हूँ, उसकी रिवीज़न करती हूँ। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है माही, क्योंकि हर सब्जेक्ट को समय देना बहुत ज़रूरी होता है, खासकर वो सब्जेक्ट्स जो आपको लगता है कि वीक हैं, इन सब्जेक्ट्स में हमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। ऐसे में हर सब्जेक्ट को टाइम देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है तो ढिलाई बरतते हैं और एक वीक सब्जेक्ट पर फोकस नहीं करते। कई बार ऐसा होता है, तो ऐसे में सारे सब्जेक्ट पर इक्वली फोकस करना बहुत ज़रूरी है। ब्रिजनेश जी, हमने तमाम विषयों पर बात की। एक बहुत ज़रूरी विषय होता है स्टूडेंट लाइफ में उसकी मेंटल हेल्थ, क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं आए दिन कई घटनाएं सामने आती है, आजकल के बच्चों की मेंटल हेल्थ काफ़ी कमज़ोर होती जा रही है। इसमें कई सारे रोल फैक्टर्स होते हैं, उन पर पढ़ाई का भी प्रेशर होता है, उन पर पेरेंट्स का भी प्रेशर होता है, सोसाइटी का भी प्रेशर होता है कि अच्छा परफॉर्म करना है, सक्सेसफुल बनना है। ऐसे में आप बच्चों की मेंटल हेल्थ पर कैसे काम करते हैं, उन्हें स्ट्रेस से कैसे दूर रखते हैं? मैडम, स्ट्रेस से दूर करने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं अपना स्वयं का एग्जाम्पल देता हूँ। मैं ध्यान लगाता हूँ रात के समय, यही चीज़ें बच्चों को बताता हूँ। कंपन शक्ति चक्र होता है मैम, जिसके ऊपर अगर ध्यान लगाया जाए 5 से 10 मिनट की प्रोसेस होती है। इसमें बच्चा स्ट्रेस से अपने आप दूर हो जाता है, उसको किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस नहीं रहता है, बहुत रिलैक्स फील करता है और उसकी याददाश्त भी बहुत तेज़ होती है। तो इस तरीके से मैं बताता हूँ कि आप रात में पढ़ने के बाद अच्छे से अपने एक रूम में बैठकर आप कंपन शक्ति चक्र पर ध्यान लगा सकते हैं। तो ये जैसा मैंने आपको बताया, मैंने रेकी पद्धति सीखी हुई है, जो हमारे भारतीय ऋषि मुनियों की पद्धति थी, तो उस तरीके से उसमें भी ये बताया गया है, तो उसका मैं यूज़ करता हूँ और बच्चों को इसके लिए प्रेरित करता हूँ। बहुत ज़रूरी बात कही ब्रिजनेश जी आपने। मेडिटेशन एक स्टूडेंट लाइफ में बहुत अहम रोल निभाता है, साथ ही साथ फिजिकल एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होना भी बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, क्योंकि जब उनकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों ही बहुत अच्छी रहेगी तो वो पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। जब पढ़ाई बेहतर होगी तो उसका रिजल्ट भी बहुत बेहतर आएगा। ब्रिजनेश जी, हम बात करेंगे सोशल मीडिया की। जिस तरह से सोशल मीडिया आजकल बच्चों के सर चढ़कर बोल रहा है, उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को? मैम, बच्चों को सोशल मीडिया से तो बिल्कुल दूर रहना चाहिए। पहले तो मैं अपनी कोचिंग में मोबाइल भी अलाउ नहीं कराता था, लेकिन कोविड के समय से ये थोड़ा सा ज़रूरी हो गया। सोशल मीडिया के बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम हैं, जहाँ थोड़े से लाभ भी हैं, जैसे सोशल मीडिया से अपन किसी चीज़ की जानकारी इजीली ले सकते हैं, लेकिन उसके बच्चे जो होते हैं इस एज में इस चीज़ को समझ नहीं पाते और नेगेटिविटी के पीछे ज़्यादा चले जाते हैं। इसलिए मैं ये चाहता हूँ पेरेंट्स भी ध्यान दें, बच्चों को कम से कम 12th तक तो मोबाइल से थोड़ा सा दूर रखें। पेरेंट्स का ही मोबाइल हो जिसे बच्चे यूज़ करें, और वो जो काम के लिए रहता है अपना थोड़ा बहुत जो देखना पढ़ाई के संबंध में, वो देख कर रख दें। यदि बच्चों को पेरेंट्स मोबाइल दिला देते हैं तो वो ये गलत होता है मैम। 12th के बाद जब बच्चा थोड़ा सा समझदार हो जाता है, अपने कैरियर के प्रति सोचने लगता है, उस समय बच्चों को मोबाइल दिलाया जा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने ब्रिजनेश जी, क्योंकि कहीं ना कहीं फोकस तो भटकता है जब फ़ोन, सोशल मीडिया जैसी चीज़ें हाथ में आती हैं। ब्रिजनेश जी, मैं बात करना चाहूँगी बंसल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की। आप एक टीचिंग फील्ड में लंबे समय से काम कर रहे हैं, ऐसे में बंसल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट का शिक्षा के क्षेत्र में आप योगदान कैसे देखते हैं? मैडम, बंसल ग्रुप की क्या बात की जाए। बंसल ग्रुप के लिए तो मैं टैगलाइन कहना चाहूँगा कि आप सपने दिखाते ही नहीं, उन्हें साकार भी कराते हैं। ये बंसल ग्रुप के लिए टैगलाइन है, क्योंकि बंसल ग्रुप जो कार्य कर रहा है, मैं देखता हूँ कि हमारे जो छोटा सा ग्राम है, ग्रामीण इलाकों में भी बस पहुँचाई जा रही है ताकि वहाँ के बच्चे भी हायर एजुकेशन ले सकें। तो ये बहुत बड़ी
बंसल ग्रुप की उपलब्धि है, बहुत बड़ी सोच है। शिक्षा के क्षेत्र में यदि बच्चे आगे बढ़ जाएंगे तो बंसल ग्रुप का बहुत बड़ा योगदान माना जाएगा मैम, क्योंकि वहाँ तक बस पहुँचाना, वहाँ से बच्चे आना और टेक्निकली चीज़ों को बच्चे सीख रहे हैं, क्योंकि बंसल ग्रुप के जो बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उसके कारण बच्चे वहाँ पर एडमिशन लेते हैं और छोटे से ग्राम के बच्चे भी बहुत अच्छी तरीके से अपना एजुकेशन पूरा कर लेते हैं, जो कि उनके लिए मात्र एक सपना था मैडम। अगर यदि बंसल ग्रुप अपनी बस वगैरह नहीं पहुंचाता तो बच्चों का वो सपना ही रह जाता, क्योंकि इतने पैसे भी नहीं होते हैं ग्रामीण क्षेत्र के पालकों पर कि वो अपने बच्चों को किसी बड़ी जगह पर पढ़ा सकें। तो इसके लिए बंसल ग्रुप के योगदान की तो क्या कहना, इसके लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है कि बंसल ग्रुप की तारीफ कैसी की जाए। जी माही, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने बंसल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट का कैंपस विजिट किया, आपको कैसा लगा? मैम मुझे बंसल ग्रुप बहुत ही अच्छा है। जैसे कि सर ने बताया कि यहाँ पे बस सुविधा है कि कुछ बच्चे जो दूर रहते हैं वो अपनी पढ़ाई को पूरा नहीं कर पाते हैं दूर के कारण, तो जो बंसल ग्रुप ने बस सुविधा उपलब्ध कराई है वो बहुत ही लाभदायक है। और मैं बंसल ग्रुप का विज़िट कर रही हूँ तो मुझे मतलब कि हर फील्ड का एक अलग अलग एक्सपेरिमेंट रूम होता है। जैसे कंप्यूटर साइंस का भी कंप्यूटर्स है, अलग अलग प्रत्येक बच्चा अपनी कंप्यूटर खुद चलाता है। और वहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियर का भी फील्ड है, वहाँ पर वो मशीन खुद बनाते हैं, मतलब कि खुद तैयार करते हैं। तो मुझे वो थ्योरी पर ध्यान न देकर एक्सपेरिमेंट करते, मुझे ये बंसल ग्रुप की नीति बहुत अच्छी लगती है। और मैम उधर पर स्कॉलरशिप भी है, बंसल ग्रुप स्कॉलरशिप भी देती है जिसके हाई परसेंटेज रहते हैं। और मैम मुझे ये सब अच्छी लगती है नीतियाँ उनकी। बिल्कुल माही, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक स्टूडेंट लाइफ में बहुत मायने रखती हैं, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड स्टडीज़ करना और साथ ही साथ जो सुविधाएं कॉलेज की ओर से दी जाती हैं। ब्रिजनेश जी, आपसे आखिरी सवाल रहेगा, मैं चाहूँगी कि जो दर्शक हमें देख रहे हैं, पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आप एक संक्षिप्त में संदेश दें। संक्षिप्त में संदेश तो यही है मैडम, पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों पर किसी प्रकार का दबाव न बनाएं। सबसे पहले तो उनकी आप एबिलिटी को समझें कि आपका बच्चा क्या कर सकता है, उस क्षेत्र में उसको आगे बढ़ाएं। दूसरी बात मैं चाहूँगा मैडम, टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो टेक्नोलॉजी का शुरू से ही बच्चे को नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है, तो टेक्नोलॉजी देना बहुत ज़रूरी है। और बंसल ग्रुप की बात करें तो बंसल ग्रुप के बारे में तो मैंने कह ही चुका हूँ कि ये सपने दिखाते ही नहीं, उनको साकार भी कराते हैं। तो इस तरीके से मैं चाहूँगा कि बच्चों को किसी ना किसी तरीके से आप टेक्निकल फील्ड में पहुँचाने की कोशिश करें और बच्चे को एबिलिटी पहचान कर उसको इस तरीके से आप उस क्षेत्र में पहुंचाएं। बच्चों से भी कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया से वो दूर रहें और अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान दें। अब कुछ ही समय रह गए हैं एग्ज़ाम के लिए, तो अपनी एक रणनीति बनाएं, अपने वीक पॉइंट एक साथ एक तरफ लिखें, स्ट्रॉन्ग पॉइंट एक तरफ लिखें और कोशिश करें उन वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग पॉइंट में कैसे कन्वर्ट करना। तो इस तरीके से रणनीति बनाकर वे पढ़ाई करें। तो इस तरीके से मैडम मैं ये संदेश बच्चों को बिल्कुल ब्रिजनेश जी, और जो भी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स हमें देख रहे हैं उनके लिए ये बातचीत, ये मार्गदर्शन का आज का सेशन काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। जिन्होंने भी हमें सुना है काफ़ी सारी ट्रिक्स और टिप्स हमें आज ब्रिजनेश सर ने दी हैं, तो ये ज़रूर उन स्टूडेंट्स के लिए काम की होगी जिनके लिए ये साल बोर्ड्स का है या अहम है। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। ब्रिजनेश जी और माही, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और इसी खास बातचीत के साथ फिलहाल मार्गदर्शन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें बंसल न्यूज़ के साथ।